विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनके केमिस्ट्री सेकंड की कक्षा में स्वागत है। आज हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। मूलतः इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी है या एक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रकार है। The study of energy required for transition between different vibrational level of a molecule अर्थात अवरक्त स्पेक्ट्रम में अणु की कंपन और घूर्णन ऊर्जाओं में एक साथ संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी वह स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके अंदर अणु की कंपन और घूर्णन ऊर्जा के साथ होने वाले संक्रमणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आईआर अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इन संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक में होता है। इन स्पेक्ट्रमों का अध्ययन में ऊर्जा कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होते हैं, इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल के ऑर्गेनिक कंपाउंड एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशनल ट्रांजिशन या वाइब्रेशनल ऊर्जा का अवशोषण करता है और वाइब्रेशनल ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा के ऑर्बिटल में जाता है और एक समय पश्चात वो अपने वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इसके अंदर जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर के बीच में किया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके ग्राफ यूवी स्पेक्ट्रा से जस्ट उल्टे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। और आप सबको मालूम है कि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बीच में रेसिप्रोकल संबंध है और इस कारण से जहाँ पर अवशोषण अधिकतम होगा वो ट्रांसमिटेंस मिनिमम पर या न्यूनतम पर होती है। और यहाँ पर अलग अलग बॉन्ड अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पीक दिखाई देते हैं, यानी उनकी जो पीक है वो अलग अलग लोकेशन पर दिखाई देती है। इस आधार पर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यदि हम ध्यान से देखें तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 0.8 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक के रीजन को 3 भागों में बांटा गया है। नियर आईआर रीजन 0.8 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर तक है। ऑर्डिनरी आईआर 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक होता है और फार आईआर 15 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक होता है। यदि इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो वेव नंबर के वैल्यू में जो नियर आईआर की रीजन है वो 12,500 पर सेंटीमीटर से 4,000 पर सेंटीमीटर तक होता है। ऑर्डिनरी आईआर रीजन 4,000 पर सेंटीमीटर से 666 या 666 पर सेंटीमीटर पर होता है और फार आईआर रीजन 666 पर सेंटीमीटर से 50 पर सेंटीमीटर तक होता है। ज़्यादातर सामान्य हमारे अध्ययन के जो स्पेक्ट्रा हैं वो 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर या 4,000 पर सेंटीमीटर से 666 पर सेंटीमीटर के बीच में आ जाते हैं। यानी सबसे मोस्ट स्टडीड रीजन ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑर्डिनरी आईआर रीजन। वेव नंबर हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है ये आपको समझा देते हैं। वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट करते हैं। न्यू बार इज इक्वल टू 10⁴ अपॉन लैम्डा होता है।
1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ नैनोमीटर होता है या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर हमने वेव नंबर निकालते हुए 10⁴ केवल वैल्यू को बढ़ाने के लिए लिखा है, यानी E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। जैसे जैसे एनर्जी का मान जहाँ ज़्यादा होगा वेव नंबर का मान ज़्यादा होगा, जहाँ पर एनर्जी का मान कम होगा वहाँ पर वेव नंबर का मान कम होगा। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या आणविक कंपन। आणविक कंपन किस तरह से होते हैं? अणु वास्तव में एक रिड्ज मॉलिक्यूल नहीं होता है, रिड्ज मॉलिक्यूल नहीं है, एक कठोर वस्तु नहीं है, जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर अणु बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उनमें लगातार वाइब्रेशन होते रहते हैं या उनके अंदर लगातार कंपन होते रहते हैं। ये वाले अणु लगातार कंपन करते करते उनमें या तो बंध जो है तनित होते हैं या बंकित होते रहते हैं, यानी या तो बंध की लंबाई में परिवर्तन होगा या बंध के एंगल में या कोण में परिवर्तन हो जाएगा, और इस कारण से ये लगातार चेंज होते रहते हैं, यानी बंध की लंबाई या बंध कोण दोनों में से किसी एक में परिवर्तन हो सकता है, और ये या तो बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, और इनके परिणाम स्वरूप वाइब्रेशनल लेवल क्वांटाइज्ड हो जाते हैं। इनके परिणाम स्वरूप जब एक वाइब्रेशनल लेवल से उसके ऊपर वाले वाइब्रेशनल लेवल में एक्साइटेशन होता है तो उस समय एनर्जी का जो परिवर्तन होता है उसी का अध्ययन हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत करते हैं। इसका जो सिद्धांत है वो हमारा है वाइब्रेशनल चेंज इन द मॉलिक्यूल, यानी E वाइब्रेशनल इज इक्वल टू न्यू प्लस 1/2 ब्रैकेट क्लोज्ड H न्यू 0। ये है आपका समीकरण नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। E न्यू इज इक्वल टू वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकते हैं। 0 जो है सबसे निम्न स्तर वाला जो वाइब्रेशनल लेवल है उसको 0 से डिनोट करते हैं, और उसके बाद के 1, 2, 3 होते हैं। तो यहाँ पर H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू 0 फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल है, न्यू 0 जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लेवल है। यदि हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लेवल को कैलकुलेट करें तो न्यू की जगह पर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन से हमारे पास आता है 1/2 H न्यू 0। इसी की जगह पर यदि हम 1 अगला लेवल लेके और कैलकुलेट करते हैं तो E1 का मान हमारे पास 3/2 H न्यू 0 आता है। E1 माइनस E0 इज इक्वल टू 3/2 H न्यू 0 माइनस 1/2 H न्यू 0 इज इक्वल टू H न्यू 0। इसका मतलब इस पूरे सिद्धांत से, इस पूरे सूत्र से हमें ये पता चलता है कि एनर्जी लेवल जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं वो हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी एक स्तर से उसके ऊपर के स्तर पर जाने के लिए बीच में आधा चौथाई का काम नहीं होता है। अब हम हुक के नियम की बात करते हैं। हुक का नियम हुक नामक वैज्ञानिक ने के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कंपन आवृत्ति, यानी बंध की कंपन आवृत्ति उसके बंध सामर्थ्य एवं उसके बंधित परमाणु के द्रव्यमान के बीच संबंध को बताता है, जिसके द्वारा रासायनिक बंध की कंपन आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। किसी भी द्विपरमाणुक अणु में कंपन की गति को सरल रेखीय आवर्त गति के समरूप माना जा सकता है। हुक के नियम के अनुसार सरल आवर्त गति में परमाणुओं को उनकी मूल स्थिति में
रखने वाला प्रत्यानयन बल कंपनशील परमाणुओं के मूल अवस्था से विस्थापन के समानुपाती होता है। इसी आधार पर हुक का नियम दिया गया। हुक का नियम का ज़्यादा डिटेल आप कैलकुलेशन जो है इसका सूत्र से संबंधित वो आप अपनी फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल डायरेक्ट फार्मूले की बात करते हैं। हुक का नियम न्यू इज इक्वल टू है ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा का मान अंडर रूट के अपॉन न्यू के बराबर होता है। यदि हम इस वैल्यू को लिखें तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन न्यू होगा, जैसा कि समीकरण नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है। वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, यानी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन न्यू। ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का वेग है। सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड सी का मान है। न्यू इज रिड्यूस्ड मास, यानी समानीत द्रव्यमान। समानीत द्रव्यमान म्यू इज इक्वल टू MA/MB प्लस MA/MB अपॉन MA प्लस MB के बराबर होता है। ए अणु A का द्रव्यमान, B अणु B का द्रव्यमान। तो इस तरह से यदि हम लेते हैं तो वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन MA/MB अपॉन MA प्लस MB होगा। MA मास ऑफ एटम A इन मॉलिक्यूल है, यानी किसी भी अणु के अंदर A अणु का द्रव्यमान है। B मास B का हो गया और यहाँ पर K फोर्स कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से इस सूत्र के अंदर यदि हम देखते हैं तो न्यू बार यानी वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के एंड वेव नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू, यानी वेव नंबर ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा। फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा है तो वेव नंबर का मान ज़्यादा होगा। और फोर्स कांस्टेंट कब ज़्यादा होगा? जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे। रिड्यूस्ड मास ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर कम होंगे, यानी रिड्यूस मास ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर का मान कम होगा। तो इस तरह से हम इस हुक लॉ के नियम, आज हमने इसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांतों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन या कंपन की मूल विधाएं कितनी होती हैं। कंपन की विधाएं, कंपन मैंने आपको बताया कि जब कंपन वाइब्रेशन होते हैं तो उस समय 2 तरह से परिवर्तन हो सकता है। या तो स्ट्रेचिंग होगा उसमें, या तो तनन कंपन होंगे या बंकन कंपन होंगे, यानी या तो बेंडिंग वाइब्रेशन होंगे और या फिर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होंगे। 2 ही तरह के चेंज हो सकते हैं, या तो बॉन्ड एंगल में चेंज हो या बॉन्ड लेंथ में चेंज हो। जब बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और बेंडिंग वाइब्रेशन 4 तरह के होते हैं, सीजरिंग, वेगिंग, रोगिंग एंड ट्विस्टिंग। तनन कंपन में बंद दूरी में परिवर्तन होगा और बंकन कंपन में बंद के कोण में परिवर्तन होगा। तो इस तरह से अब हम मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात अगले टर्न पे डिटेल में लेंगे। धन्यवाद।